इंद्रजीत चौधरी आपके साथ इस प्रोग्राम में, जिसका कि नाम है यारों के टशन। दोस्तों, हम काफी समय से इसके बारे में तैयारियां कर रहे थे कि हाँ, हमारे बीच में कोई एक ऐसा शो होना चाहिए ताकि हम यारों की जो बातें हैं तो वो कम से कम बाहर आ सके। बाहर आने का मतलब सिर्फ मनोरंजन करना ही है। यहाँ कोई सत्यता से कोई लेना देना हो भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों, मेरे साथ में जो शख्सियत है आज, दोनों ही मेरे दिल के बहुत बेहद करीब रही हैं और दोनों से ही मेरा बचपन से ही नाता रहा है। मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने जाता हूँ हमारे सबसे पहले सदस्य और सीनियर सदस्य मिस्टर विनोद जी। नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बिल्कुल फिट हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आपने इसके ऊपर मेरे को आमंत्रित किया। देखिए, आपको आमंत्रित करना तो हमारा सौभाग्य है और मैं आपको विनोद जी के बारे में बता देता हूँ कि मेरे बचपन से ही दोस्त रहे हैं। न केवल दोस्त रहे हैं बल्कि इन्होंने मेरे हर कदम पर मेरा साथ भी दिया है। जहाँ मुझे जरूरत पड़ी इन्होंने मेरा हमेशा समर्थन किया है। जिंदगी में आपको आलोचक और समर्थक ये दोनों मिलते रहते हैं। आलोचक आपको और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन समर्थक आप जो कर रहे हैं उस पर वो विश्वास आपका रखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में मैं और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन वो बताएंगे हम आपको चर्चा के दौरान। हालांकि इनकी इतनी तारीफ काफी नहीं है, पर वो हमारी चर्चा के दौरान आपके सामने आएगी। तो दोस्तों, चलिए हम लेके चलते हैं आपको हमारे इस सफर के दूसरे गेस्ट, यानी कि विश्वजीत उर्फ सोनू दादा का। नमस्कार सोनू दादा, आप कैसे हैं आप? नमस्कार भाई, नमस्कार भाई। बड़े दिनों में पहली बार तो तुम्हारी मुलाकात हुई और उसके बाद ही तुम यार कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हो। क्या बात है? क्या करूं दादा, आपसे मैंने सीखा ही बहुत कुछ है। नहीं भाई, हमसे क्यों सीखा? ये तुम्हारी लगन है और मैं शुरू से देखता हूँ, चाहे वो डांस की क्लासेस हो या अब तक, यार कुछ ना कुछ करते रहते हो। कीप इट अप यार, कीप इट अप। थैंक यू दादा, बड़ी खुशी होती है। चलिए, मुझे भी काफी खुशी हो रही है। दरअसल क्या है कि हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि मिल भी नहीं पाते। बिल्कुल। और हमने तो जी भाई कोविड-19 का भी थैंक्स करना पड़ेगा कम से कम। ऑब्वियसली, हालांकि उसका थैंक्स तो शायद हमारे अलावा और कोई करे ना, क्योंकि काम बहुत खराब हो रहे हैं उसकी वजह से। बट फिर भी आपकी ये बात ठीक है कि हम लोग शायद उसकी वजह से मिल नहीं पा रहे हैं। परिस्थितियां चिंताजनक हैं इस बात से, तो भाई दुखद वो है, लेकिन दुखद के साथ कुछ तो अच्छा भी है कि आदमी देखो सब एक दूसरे से मिलना जुलना और कितना मतलब ऐसा कर दिया, सबको करीब ले आया है। जी बिल्कुल। दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में परिचय करा दूं। वैसे इनकी तारीफ केवल ये नहीं है कि ये विश्वजीत या सोनू दादा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही जबरदस्त कलाकार है और मेरे तो फेवरेट रहे हैं एक समय में। मतलब आप समझते हैं, इनके साथ काम करना का मुझे मौका मिला। करीब हमने साल भर तक एक साथ में एक डांस के साथ में हमने काम किया और इन्होंने मेरी हमेशा ही हेल्प की है और हमेशा मेरे को रिगार्ड किया है। तो मैं सम्मानित महसूस करता हूँ जब मैं इनके साथ बात करता हूँ या इनके साथ में होता हूँ। ये न केवल एक मशहूर आर्टिस्ट हैं, ये दरअसल काफी तरह की कलाएं भी जानते हैं। ये डांस पे एक्सपर्ट हैं। इस पे आप शायरी सुन लीजिए और इनकी जो छुपी हुई प्रतिभा है जो आप लोग इतने दिनों से देख नहीं पा रहे, वो है जबरदस्त सिंगिंग। तो दादा, आज हम आशा कर सकते हैं कि आप अपना सिंगिंग का टैलेंट आप हमें दिखाएंगे। भाई वाकई में जो प्यार तुम लोगों से मिलता है और ये प्यार का ही वो रहता है कि कुछ ना कुछ मैं भी करता रहता हूँ नया। तो मैं हम आज आपसे अच्छे गानों की आशा कर सकते हैं दादा? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, तो दादा मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना हम प्रोग्राम की शुरुआत एक गाने के साथ ही करें, ये काफी अच्छा रहेगा। ये गुनगुना दीजिए जरा थोड़ा सा प्लीज। गाना बड़ा मेरे बड़े दिल के करीब रहता है और शायद मैं समझता हूँ मौके के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल शुरू हो जाइए। विनोद जी, आप थोड़ा आदाब कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। जाने वाला है, आने वाला जाने वाला है। हो सके तो जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। वाह, बहुत शानदार दादा, बहुत शानदार।
बहुत अच्छा दोस्तों, देखा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इनसे गाना गवा के छोड़ेंगे, और आप ये मत मानिए कि आज सोनू दादा केवल एक ही गाना गा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये सिलसिला शुरू हो गया है और हम काफी सारे इनके टैलेंट को आपके सामने लेके आएंगे दोस्तों। तो विनोद जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। दरअसल क्या है कि हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना और बताना चाहते हैं कि मेरे जो सवाल हैं वो बहुत ही सीधे और सिंपल हैं। तो मैं आपसे कुछ, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि ये सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये सवाल जो है थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन चूंकि मैं आपकी फैमिली के करीब भी रहा हूँ और मुझे आपकी फैमिली से उतना ही प्यार मिलता रहा है जितना कि ऑब्वियसली आपको। तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर फैमिली, वैसे तो बदलने के लायक आपकी फैमिली में कुछ है ही नहीं क्योंकि सब कुछ बहुत ही फाइन है, और फिर भी हर किसी को लगता है कि अगर फैमिली में ये मैं चेंज कर सकूं तो मेरी फैमिली और बेटर हो जाएगी। तो अपनी फैमिली में क्या चेंज करना चाहते हैं जिससे कि जिंदगी और खूबसूरत हो जाए, तो कृपया बताइए मेरे को प्लीज। वैसे तो मेरी फैमिली में सब कुछ सही प्रकार से ही चला हुआ है। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारा परिवार जो है एक मिलनसार परिवार है, माता पिता है परिवार में, बड़े भाई हैं, तो जैसा भी है बाकी का माहौल बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि कुछ अगर बदलने के लिए है तो यहाँ थोड़ा सा अगर बदला जाए परिवार में तो थोड़ा डिसीजन वगैरह के मैटर कि कभी जैसे कुछ ना कुछ हर परिवार में जैसे वार्तालापें होती हैं, डिस्कस करती हैं, ईगो वगैरह आपस में। जी जी। तो नॉर्मली उसी तरह का परिवार है, नॉर्मल साधारण। ये तो देखो सब में होता है कि आपकी बात में सहमत हूं। हाँ, तो जैसे कुछ डिसीजन आ जाते हैं कभी पॉइंट पर जो शायद मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि हम परिवार में साथ मिलकर रह रहे हैं इसलिए हमको फॉलो करना पड़ता है। जी। तो अगर कुछ इस तरह का हो कि बैठ कर डिस्कस वगैरह कुछ हो जाए तो कहीं अगर विचार या कोई डिसीजन लिया जाए तो बेटर है। अगर मैं इस चीज को बदल सकूं परिवार में अपने, तो मैं मानूंगा कि वाकई में कुछ बेहतर मैंने किया है अपने परिवार के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कितनी भी संपूर्ण फैमिली रहे, कुछ ना कुछ तो हमेशा रह ही जाता है और हमें लगता है कि हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अगर यही सवाल मैं आपसे भी करूं दादा, तो आप थोड़ा सा रोशनी डालिए इस पर कि आप क्या चेंज करना चाहेंगे। बिल्कुल, वैसे इंद्रजीत भाई बहुत सवाल बहुत टिपिकल है और इसका जवाब शायद ही देना बड़ा मुश्किल भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कारण यह है कि सबसे पहले समझना होता है परिवार क्या है। जी। परिवार बड़ा कहने को भी बहुत चार शब्दों का वो लगता है कि परिवार, लेकिन मैं समझता हूँ ये परिवार एक माला की तरह है। और जैसे माला पिरोई, उसमें जब दाने दाने पिरो तो एक माला बन गई। अब देखना ये होता है कि दाना क्या है, किस चीज का दाना है, फूल है, लकड़ी का, कोई लकड़ी की माला की वो है, या मोती है, क्या है। तो हम खुद क्या हैं? क्या हम एक मोती हैं, गुलाब का फूल है, गुड़हल का फूल है, क्या है? अगर अपने आप को जब हम पहचानेंगे तो उस हिसाब से फिर हम देखते हैं कि परिवार उसी हिसाब से जुड़ेगा और उसी हिसाब से बनेगा। अब परिवार में सबसे ज्यादा अहमियत होती है समझौता और समर्पण। मैं समझता हूँ ये दो शब्द मेरे जो जहन में आते हैं वो यही आते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं कन्विंस हूँ आपकी बात में। समझौता और समर्पण, ये अगर दो चीजें हैं तो परिवार है, और वरना चार बर्तन जहाँ रहेंगे तो वो तो खटकेंगे ही। और परिवार का मतलब चार बर्तनों से ही है कि चार बर्तन अगर रहेंगे तो वो तो भाई खटखट तो होगी, और ये हर जगह है, हर किसी की फैमिली में। लेकिन वहाँ पे समझौता और समर्पण अगर है तो फैमिली गुड है, तो अच्छा, कोई शायद ही शिकायत हो किसी को किसी से। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप कोई चेंज नहीं करना चाहते, या मतलब जैसा है वो ठीक है? नहीं, मैं भी इन चीजों से बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि कुछ फैसले डिसीजन, तो मैं समझता हूँ शायद हर फैमिली में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर कोई अपने स्वेच्छा से जीना चाहता है। जी तो सब अपने फैसले खुद ही लेना चाहते हैं। हाँ, अगर वहाँ डिस्कशन होता है, बैठ के सब सलाह मशवरा करें तो ये बहुत ही अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा होता है। और कोई भी आने वाले कोई भी कैसी समस्याएं भी अगर हों तो बहुत ही अच्छा हो उसके लिए। तो वो तो शायद मैं समझता हूँ मेरी फैमिली में भी वही प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हाँ, अगर कुछ समझौता हमें भी करना पड़ता है, कुछ फैमिली वालों को भी करना पड़ेगा। मुझसे हो सकता है मुझसे भी शिकायतें हों। जी बिल्कुल। फैमिली की और मुझको भी फैमिली से शिकायत हो, तो ये
ये तो सामंजस्य है, किस तरह से बिठाएं फैमिली में और चले तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा आपके कहने का मतलब है कि 4 बर्तन हो खटकते हैं, लेकिन उनको रहना तो किचन में ही होता है। बिल्कुल, रहेंगे तो वही ना, वहां से कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, धन्यवाद दादा आपको हमारा ये सवाल का जवाब देने के लिए। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे में जहन में आ रहा है और मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, लेकिन 1 बाय 1 होगा। विनोद जी, आप बताएंगे कि आप जो है सोनू जी यानी दादा को कब से जानते हैं, या कोई ऐसा मोमेंट आपको याद आ रहा है कि जहाँ आपकी पहली मुलाकात हुई थी एक दूसरे से? विनोद जी प्लीज बताइए। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सोनू दादा के बारे में जैसे आपने अभी प्रश्न किया कि मैं सोनू दादा के बारे में बताऊँ कहाँ मुलाकात हुई या कैसा। जी जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वृंदावन क्षेत्र है ये मेरा नंसार क्षेत्र है जी। यहाँ मेरे जो है नाना जी वगैरह का घर है, और सोनू दादा का जो घर परिवार है वो बिल्कुल हमारे नाना जी के घर परिवार से जुड़ा हुआ है। जी जी। तो हम बचपन से ही, शायद मुझे ध्यान नहीं है कि बचपन से ही हम लोग साथ साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं। भाई वाकई में ये बताना तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पहली मुलाकात कब हुई या पहले कब मिले या कब। मैंने इसीलिए कहा कि अगर आपको याद हो बचपन से, बहुत छोटे बचपन से हम आपस में मिलते जुलते रहे हैं, खेलते कूदते रहे हैं, और मुश्किल टाइम हमारा संसार पक्ष में ही अपना निकला है। उस वजह से ये कहना तो वाकई में कठिन होगा। बिल्कुल बिल्कुल कि हाँ जी कि पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, लेकिन ये पता है कि मुलाकातें नॉन स्टॉप हमारी होती रहती है। तो दादा मैं आपसे ये सवाल तो नहीं पूछूंगा कि आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, क्योंकि आपने पहले ही सही कर दिया है। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने साथ में कोई एक अच्छा मोमेंट जरा है, अगर है याद तो प्लीज उसके बयां कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। वैसे तो इंद्रजीत भाई तुम्हें भी पता है कि भाई बचपन से सारे साथ रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे मूवमेंट फिर तो ऐसे में मूवमेंट और ज्यादा होने चाहिए ना। कुछ ऐसे मूवमेंट हो जिनके बोले, वरना वो क्या वो दिन थे जो यहाँ जमुना किनारे गिल्ली डंडे खेला करते थे। क्या वो दिन थे जो कंचे खेला करते थे सदमुटी पे। और सोचिए आप कंचे खेला करते थे, कंचे खेलते थे भाई। ओह माय गॉड। अरे छोटे छोटे यार, उस समय वाकई में वो दिन है। बता तो रहा हूँ, ये वो मोमेंट तुमने क्रिएट किया है कि वाकई में जो हम मिले हुए हैं, और शायद कभी याद भी आते हैं, और अगर याद भी आते तो शायद शेयर नहीं करते किसी से। लेकिन आज की वाकई में भाई इसके लिए तो वाकई में तुम वाकई बधाई के पात्र हो कि तुमने एक ऐसा वो क्रिएट किया है कि सबको साथ मिलाया। थैंक यू। लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तो आपको एक याद तो बतानी पड़ेगी आपको। नहीं याद मैं बता तो रहा हूँ, शायद वो गिल्ली डंडे खेलना है, या वो मतलब सारे पल ही पल हैं, वही तो पल थे। हाँ, वो देखो हजारों पल आपकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट पड़ोसी हैं। नहीं ऑलमोस्ट पड़ोसी वो एक चीज अलग है कि चलो घर गया या वैसे वो एक चीज अलग है, लेकिन शायद छुप छुप के जाना मुझे आज भी याद है कि विनोद भाई घर से उधर से निकल के आता, और मैंने घर से देख लिया विनोद भाई गए, और फिर मैं घर से निकलता था। अच्छा उस समय क्या स्कूल का वो चलता रहता था, मम्मी डांटती थी, जा नहीं सकते थे। बोतल में कंचे भर के पहले छत से नीचे फेंकते थे। बिल्कुल। इधर से निकल के आते थे, वो बोतल उठाई और फिर निकल के जाते थे। अब तो ये पहले से फिक्स रहता था हम लोगों को कौन कहाँ है। कभी तो या तो वो बगीची में, बहुत मजेदार दादा वो भाई वाकई विनोद भाई वो आज भी याद रहते हैं, और वो भी याद रहता है। और कंचे अगर हम जीत के जाते थे, भर के जाते थे, तो शायद घर पे नहीं ले जाते कि पिटाई लगेगी, तो कहीं गड्ढा करके के लिए जगह बहुत अच्छी होती थी, के लिए जगह ढूंढनी पड़ती थी आप। हाँ बहुत अच्छी होती थी। आंगन था, बड़ा आंगन था, कच्चा था, तो वहीं कंची गाड़ के निकल गए। जगह खोद कर कंचे गाड़ देते थे, निशान कोई निशान बना देते थे उस जगह, जिससे अगले दिन हमें मिल जाए। चलिए, मुझे इस बात से थोड़ा सा ये तो पता लग गया कि विनोद जी कंचे भी खेलते थे, वरना मुझे अंदाजा नहीं था कि विनोद जी ने कभी कंचे नहीं खेले हो। नहीं बिल्कुल कंचे वगैरह तो एक्चुअली क्या है इंद्रजीत भाई, मैं आपको बताना चाहूँ जी, क्योंकि जो मेरा नंसार क्षेत्र है ताला बाबू कॉलोनी, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, कच्ची जगह है। हाँ, इसका एक ये भी रीजन नहीं रहा विनोद जी कि आपकी फैमिली और इनकी फैमिली काफी क्लोज भी थी, यहाँ तक मैं जानता हूँ। बिल्कुल है ना। ये आप ये समझिए कि सोनू दादा का परिवार और हमारे नंसार पक्ष हमारा परिवार बिल्कुल एक रहा है। हाँ, इस परिवार को अलग कहना तो बिल्कुल गलत बात होगी, जैसे अलग अलग रहना है।
बिल्कुल हम लोगों में एक जैसा ही परिवार जैसा माहौल रहा, और आज भी मैं बताना आपको चाहूंगा कि आज भी जी जी हम लोगों के परिवारों में एकता है, बिल्कुल एक परिवार की तरह। जी जी। इसकी एक ये भी वजह है कि आपके पापा विनोद जी और सोनू दादा के पापा भी काफी एक क्लोज फ्रेंड थे, अगर मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ तो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली मेरे पिताजी सर्विस भी पापा की भी वही थी। कलीग भी थे। हाँ कलीग भी थे। हाँ, और फूफा जी भी टीवी सेंटर में सर्विस देते, तो एक वहाँ से सर्विस भी एक जगह थी दोनों की। और फिर इधर से भी एक रिलेशनशिप था ये। तो मामा जी पक्ष से। ओके, तो चलो कम से कम मेरे को आज इस पुरानी यादों को थोड़ा सा परत उभारने में हेल्प मिली आप लोगों ने। नहीं, सोनू दादा ने भी कोई घटनाक्रम बताई नहीं है। मैं यही जानना चाहता हूँ, दरअसल मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, उनके पास में काफी है। नहीं, दादा बहुत हाँ हाँ मजेदार घटनाक्रम तो हमारे ऐसे हैं, जरूरी नहीं कि बचपन के ही हो। लेकिन आप भी बता सकते हैं कि आपके लिए मना नहीं है, अगर सवाल उनका है तो जवाब आप ही देते हैं, क्योंकि आपके हाथ तरीके से बता सकते थे। बिल्कुल बताओ जी, बिल्कुल सुनाइए यार। सोनू दादा के यहाँ प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस दुर्गा पूजा में हम लोगों की कुछ ना कुछ सहभागिता होती थी। हाँ, मैंने 2 साल परफॉर्म भी किया है, किसी एक्ट के माध्यम से या कैसे भी, और उन सब एक्ट की हम जो प्रैक्टिस तैयारी करते थे वो सोनू दादा की यही करते थे। बिल्कुल, उनका पीछे वाला कमरा जिसमें हवा ज्यादा आती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा हॉल था। वो भी याद है, अभी आएंगी अभी। हाँ वो तो भी उसमें कोई परेशानी नहीं, मैं बताना चाहूँ उसमें तो भैया मैं भी शामिल हो गई ना अभी तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे करके यादें आती रहना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने खुलासा किया है, आगे जाके और खुलासा होगा। तो चलिए मैं अगली बात पे आता हूँ। दादा आपने जो बात पकड़ाई ना, मेरे को और 2-4 बातें पूछने का आपसे मौका और आपने दे दिया मुझे। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आऊंगा मैं बातों पर लौट के, ठीक है? मैं भी कहीं नहीं जा रहा। हाँ विनोद जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि आपने काफी सारे स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है और आप काफी एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, जहाँ तक पर फिर भी क्या होता है कि मैंने देखा है कि कोई गेम खेल रहा है लेकिन गेम उसको पसंद दूसरा है। जैसे सौरभ गांगुली उसको क्रिकेट खेलता था लेकिन पसंद उसको फुटबॉल था। तो ऐसे ही मैं आपकी स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा रहा है और क्यों, उसका कारण बताइए प्लीज। नॉर्मली अगर मैं वृंदावन चित्र या अपनी रुचि के अनुसार में बताऊँ, हाँ रुचि बताइए। हाँ जो रुचि के अनुसार में बताऊँ तो मेरा जो मनपसंद गेम था क्रिकेट। तो आप खेलते भी थे? क्रिकेट जो है मेरा मनपसंद गेम रहा है और जिसका मैंने भरपूर लुत्फ भी उठाया है अपने साथियों के साथ। मैं बहुत जल्दी उठकर खेलने हम जाते थे नदी किनारे, यमुना नदी किनारे। मैं भी उन भुक्तभोगियों में से एक शामिल रहा हूँ जिन्होंने मतलब इनके बल्ले से काफी मार खाई। नहीं आप ही नहीं, शायद जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, मेरी बल्लेबाजी तो देखकर बॉलर घबराते थे कि या तो इसको आउट करो या बल्ली हमको आउट कर देगा। नहीं दरअसल क्या है कि बाकी के बॉलर जो हैं आपको खाली मैच में आपसे मार खाते थे, लेकिन मैं अकेला ऐसा जिन्होंने आपसे गली में भी मार खाई है बॉल से। हाँ वो प्रैक्टिस करते थे, हम लोग खेलते थे तो उस समय भी। लेकिन वाली पिच मुझे अभी तक याद है, मैं भूला नहीं हूँ कुछ। हाँ वो घटनाक्रम वाले जो भी है बिल्कुल। हाँ गली किनारे आपने बताया कि क्रिकेट आपका की बात है ना भाई वो। हाँ गली क्रिकेट, बिल्कुल सही शब्द उन्होंने ढूंढा। क्योंकि आपका ये फेवरेट खेला है, फेवरेट स्पोर्ट आपने बताया। अब मुझे 2 चीज और आपकी जाननी है, एक तो आपकी हॉबी क्या है और साथ में आपकी पसंदीदा फिल्म और क्यों, प्लीज बताइए। हॉबी आपकी क्या है? हॉबीज में तो जैसे मुझको, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो बुक्स वगैरह मेरे को रीड करना, कहानियां हैं या कुछ जैसे शिक्षा उपयोगी किताबें मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। गाने भी मैं बहुत अच्छे सुनता हूँ, पुराने गाने जो है भी हैं आप, मैंने सुना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आजकल काफी कंपटीशन चल रहा है आपका सोनू माली के साथ। बिल्कुल तो इस टाइप के कुछ गाने जो दिल को सुकून दें। ज्यादा तड़क भड़क वाले गाने मेरे को अच्छे नहीं लगते। मतलब मेरे से तो एकदम उलट ही हैं आप ना गाने सुनने के मामले में। हाँ जी। अच्छा फिल्म बताइए, आपकी कौन सी फिल्म सबसे प्रिय है आपको और उसका कारण? एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की है, जो फिल्म वैसे तो ज्यादा पुरानी नहीं है लेकिन ये फिल्म मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है।
कभी खुशी कभी गम, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। और ऋतिक रोशन भी है क्या? ऋतिक रोशन भी है? हाँ, ऋतिक रोशन भी है उसमें। मैं क्यों नहीं बताना भूल सकता हूँ कि ऋतिक रोशन आपके आइडल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस फिल्म की जो कथा है, कहानी, स्टोरी है, वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा पास है। ऐसा लगता है कि इस तरह की ये जो कहानी चल रही है वो मेरे खुद परिवार की कहानी है। हाँ, क्योंकि उसमें भी 2 भाई हैं और आप भी 2 भाई हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप इससे किस लिए रिलेट कर रहे हैं अपने आप से। पर हाँ, नो डाउट वो बात सही है आपकी कि एक फैमिली के रूप में ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। लगभग फैमिली के सभी मूल्य उसमें दिखाए गए हैं कि किस तरह से अलगाव भी होता है और किस तरह से जुड़ाव भी होता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। अगर अब मैं आता हूँ सोनू दादा के पाले। दादा आप बताइए, बड़ा आप सुने जा रहे हैं इतनी देर, आप ही तो बताइए अपने बारे में। मैं आता हूँ आपसे सबसे पहले आपके स्पोर्ट्स, हॉबी और फिल्म, ये तीनों सवाल मैं आपकी तरफ ही फेंक दी मैंने आपको। स्पोर्ट्स में तो ज्यादातर क्रिकेट भी खेला हूँ या बाकी सारी चीजें स्पोर्ट्स में, लेकिन मुझे गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, वीडियो गेम। ओके, मतलब इंडोर गेम खेलते हैं आप? मुझे इंडोर गेम में ज्यादा पसंद है। इंडोर ऐसा नहीं है कि मैच नहीं खेला या बैडमिंटन नहीं खेला, बैडमिंटन भी बहुत अच्छा लगता है। बैडमिंटन भी बहुत ज्यादा खेला है। तो मुझे बैडमिंटन मतलब क्रिकेट से ज्यादा बैडमिंटन में ज्यादा वो था, रुचि थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं इंडोर गेमिंग में मुझे वो ज्यादा पसंद है। हाँ, अगर मैं आपको चॉइस दूं कि आप टेनिस खेलिए या कंचे खेलिए तो किसको चुनेंगे आप? अगर इस समय चॉइस दोगे तो मैं बिल्कुल कंचे खेलूंगा। कंचे मैं बिल्कुल कंचे खेलूंगा। तो कंचे वाली प्रजाति जो है ना काफी कम भी हो गई है लगता है वृंदावन में, अब नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। इस समय तो बच्चे दिखते ही नहीं है कंचे खेलते हुए, शायद दिख जाएं। लेकिन बाकी में इस समय अगर मैं मुझे बोलोगे तो मैं कंचे खेलूंगा, क्योंकि बैडमिंटन वगैरह तो ये काफी देखने को मिल जाता है या खेल लेते हैं या हो जाता है, लेकिन कंचे वाकई में नहीं होता है। जैसे मैं बता दूं, अब जिस समय 9 देवी का टाइम होता है तो यहाँ तैयारियां चलती हैं। जी जी। कंचे आते हैं आज भी, वो सीलिंग बांधने के लिए वो कंचे उस अंदर भर के सीलिंग में गांठ बांध के वो बांधते हैं ऊपर बांसों में, तो वो कंचे की थैली लेके आता है। हाँ। तो आपके तो लगभग लारी है ना बच्चे। अब हम 4-5 जो भी है, जैसे बंसी हुआ, मदन हुआ, या ये हम लोग 4-5 जने जो भी इकट्ठे रहते हैं उस समय तैयारी करने में लगे रहते हैं, तो उसमें से कंचे निकाल के आज भी कंचे खेल लेते हैं कभी कभी। अच्छा, मतलब चौक जो है आपने पुराना होने नहीं दिया, उसको लगातार रगड़ते मारते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी। अच्छा, अब हम आते हैं आपके हॉबी और फिल्म पे। दादा फिल्म का बताइए, क्यों पसंद है? फिल्म का एक इंग्लिश मूवी है, उसका नाम है लूसी। लूसी एक्चुअल में एक आज भी स्केलेटन है, जो सबसे पुराना जो स्केलेटन है वो उसका नाम है लूसी। तो उस पर एक पिक्चर बनी थी और उसकी स्टोरी साइंटिफिक पिक्चर है कि आदमी का दिमाग मिनिमम 8 से 10% काम करता है, वो भी बहुत हाई है। ये वैज्ञानिकों का मत है। अगर ये दिमाग 100% काम करे तो क्या होगा? तो इस सब्जेक्ट पर ये पिक्चर बनी हुई है, बहुत ही सुपर पिक्चर बनी हुई है वो। तो मतलब आपको पसंद है तो साइंटिफिक मूवी पसंद है? हाँ, मुझे मूवियों में एक्शन या सस्पेंस या इस टाइप की पिक्चर ज्यादा पसंद है। इसी बीच मुझे याद आया दादा, मैं आप भूल गया था, हालांकि मुझे ये पहले ही कहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ आपकी शादी के लिए दादा, बहुत कांग्रेचुलेशंस भाई। लेकिन मैं भी क्या करूं, लेकिन मैं ना नाराज हूँ अब आपसे इसलिए क्योंकि मेरे आपकी बारात में नाचने का सपना ही रहने दिया आप। भाई क्या करूं इसके लिए। अब मैं अभी कुछ देर पहले ये बोल रहा था ना कि कोविड का थैंक्स करो, लेकिन अब कोविड को कोसो ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि काफी सारे ऐसे मौके हैं जो बिना उसके काम किए ही रह गए। अरे ये कोविड की वजह से ही है। इस समय तो हम वैसे ही भाई अंदर हैं, घर के अंदर वैसे ही बंदी बने हुए हैं। बिल्कुल। तो ये मजबूरी हो गई। चलिए कोई बात नहीं, एक मजाक का एक मेरा कहने का मतलब था, लेकिन हाँ मैं आपसे पार्टी छोड़ूंगा नहीं शादी वाली, याद रखना। ये शिकायत हमारी नहीं है, ये शिकायत हर किसी की है, मेरे साथ वालों की है। जो बिल्कुल होगी दादा, हम आपके चाहने वाले अकेले थोड़े हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी फंस गई कि कोविड की वजह से वाकई में कुछ भी नहीं हो पाया। बिल्कुल। चलिए दादा हम आपसे आगे बढ़ते हैं। आपने अभी अपनी हॉबीज छुपा ली, बताया नहीं आपने।
हॉबी यही है, और मेन तो सबसे ज्यादा मेरा जो प्रोफेशन भी है कह सकते हो, या हॉबी भी मेन पेंटिंग का जो है। हाँ, आर्टिस्ट अभी बहुत बेटा है। अच्छा, वो एक घटना बताइए, जब आपको एक बार यूपी रत्न मतलब वो था, वो किसने दिया था? एक बार हम लोग सभी जानना चाहते हैं। वो कुछ अंधेरे में रह गया, आपकी जो स्पेशलिटी है वो अंधेरे में रह गया। हाँ, यूपी गवर्नमेंट से जो अवार्ड मिला था मुझे 2 बार मिल चुका है। अच्छा, 2 बार मिल चुका है? मुझे एक के बारे में पता था। हाँ, एक बार मुझे मिला है मिनिएचर पेंटिंग पे मिला है, जिसका सब्जेक्ट था सांझी। हाँ, सांझी आर्ट। सांझी आर्ट, लेकिन उस सांझी आर्ट को मैंने दिखाया था पेंटिंग में, मिनिएचर पेंटिंग में। ओके। 8 इंच बाई 11 इंच की वो पेंटिंग है, जिसमें कम से कम 100-125 फिगर हैं। मैं राधा जी कुंज में बैठकर वो सांझी बना रही हैं फूलों से अपनी सखियों के साथ, और कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ शाम को गौचारण करके वापस आ रहे हैं। तो ये आपको दादा ये पुरस्कार कब और किसने किसने दिए, थोड़ा सा ये और बताएं। ये मुझे मिला था 2008-9 में, पेंटिंग पे मिला था। और सांझी पे जो मिला है वो सांझी पेपर कटिंग पे है, सब्जेक्ट वही था। तो उसमें पेपर कटिंग करते हैं, तो पेपर कटिंग के जो स्टेंसिल्स तैयार होते हैं, तो वो स्टेंसिल्स भेजा था मैंने 14-15 में। तो 2014-15 में मुझको ये अवार्ड मिला था, तो मुझे ये दो अवार्ड अभी मिल चुके हैं। तो मैंने ये सुना था कि आपको शायद एक मुलायम सिंह जी ने और एक शायद मायावती जी ने अवार्ड दिया था, ये दोनों अलग अलग समय थे या एक ही दिया? नहीं, अलग अलग समय थे। 14-15 में ये मुलायम सिंह जी थे, इस समय तो मुलायम सिंह जी ही आए थे, और उस समय उन्होंने मायावती जी नहीं आई थी। मंत्री को अपॉइंट किया था कोई। अच्छा। हाँ, उनका नाम मेरे दिमाग को कर रहा है, शायद सतीश अग्रवाल यादव थे वो कोई। अच्छा। ये दादा ढेर सारी बधाई आपको इस पुरस्कार के लिए। मैं वैसे पहले ही आपको बधाई दे चुका हूँ, लेकिन मुझे आज ही पता चला है कि ये आपके साथ में 2 बार हुआ है। तो मैं तो ये चाहता हूँ, या मेरी तो हमेशा से ये कामना है कि आप हमेशा से ही अच्छा करते हैं। नहीं भाई, ये आप लोगों का प्यार ही रहता है, और ये आप लोगों से मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है कि चलो, और खासकर मुझे तो विशेष रियली बताऊं, आई लव कि जिस समय डांस क्लासेस शुरू हुई थी, तो यहाँ पे डांस क्लासेस भी करते थे, अपना काम भी करते थे, और घर से छुपा के आगरा डांस सीखने भी जाया करते थे। शायद ये बात सभी को न पता हो, लेकिन मैं बता दूं कि घर से छुपा के जाते थे। जी। दादा, आपको एक बार याद है, हम लोग एक बार उसमें जा रहे थे, एक डांस शो के लिए गए थे मथुरा, याद है? हम और आप जाए थे, तो कोई बारात जा रही थी जिसमें हम लोग बेफिजूल डांस करने लगे ताकि चलो एंजॉयमेंट किया जाए, क्योंकि हम वो पुरस्कार या वहाँ पे डांस शो जीत नहीं पाए थे। तो फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए हम दोनों लोग, मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि एक अनजानी शादी में वो अब्दुल्ला दीवाना वाली कहानी में अब्दुल्ला दीवाना तो हम लोगों ने बिना बात की, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन थी, जीत पाए नहीं थे, पहले राउंड में बाहर हुए थे। वो वाकई में कहावत को चरितार्थ कर दिया आप लोगों ने। नहीं विनोद जी, वो ऐसा हुआ कि जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बहुत चीटिंग कर दी। उन्होंने अपने जो उनके कैंडिडेट्स थे उनका डांस करा के, बाकी केवल हम ही नहीं, और भी उसमें 2-4 जने और थे जिनका उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन किया ही नहीं, उन्होंने डांस ही नहीं किया उन्होंने। मैं समझ सकता हूँ दादा, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। उस समय दोनों का मूड इतना खराब था। हाँ जी। तो उस खराब मूड की हमने जो है कसर हमने निकाली एक शादी। दोनों के कंधे पे एक बैग था, और हम दोनों शादी में मस्त मजे से डांस कर रहे थे कि चलो इससे कुछ राहत कम होगी, दिमाग कम खराब होगा। चलिए दादा, मुझे वो दिन याद आ गया, काफी अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके। अच्छा दादा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिलोची दादाजी, हमारा जो अगला राउंड है वो है फिक्शन राउंड। ओके, फिक्शन मतलब हम लोगों ने कल्पना करनी है कि हम अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर वैसा होता तो कैसा होता। तो सोनू दादा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको एक दिन के लिए मौका दिया जाए, या हमेशा के लिए एक मौका दिया जाए कि आप जहाँ पे हैं वहां ना होके वृंदावन नहीं, कहीं और जगह पे रहना चाहें, और वहां पे आपको मुफ्त जगह देगा भगवान, तो आप मुझे बताइए कि वो आपका फेवरेट प्लेस कौन सा होगा जहाँ पे आप रहना चाहेंगे, और वजह भी बताइए कि ऐसा क्यों आप करेंगे, प्लीज। अगर इस समय मुझसे पूछो तो वाकई में ऐसी जगह मुझे अगर दिखती है तो जमुना पार मानसरोवर मंदिर जो है। मानसरोवर मंदिर ये कहाँ पड़ता है, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आप? ये मानसरोवर जमुनापल्ली पार। अच्छा।
जहाँ पर बोलते हैं कि राधा रानी के आंसुओं से जो कुंड बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ। जिस समय महाराज का समय हुआ था और उस समय राधा जी रूठ गई थी, तो राधा जी रूठ के वहाँ पे बैठ के वो रोई थी और उनके जो आंसू गिरे थे उससे वो कुंड बनाया। अच्छा, मुझे इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता थी वैसे। हाँ, तो वो जगह आज भी मैं आज भी वहाँ जाता हूँ कभी कभी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम शांत और जगह भी बहुत प्यारी है वो। कभी इस बार आओ तो कभी चलेंगे। नहीं, मैं वैसे कई बार जा चुका हूँ, मैं आपको बताऊँ। हम सब नहीं, क्योंकि मेरा गांव उधर होके ही पड़ता है, तो अमूमन जब मैं मम्मी या पापा किसी के साथ में होता हूँ तो हमेशा दर्शन करके जाता हूँ। उसको राधा रानी के नाम से जगह को बुलाते हैं। राधा रानी के नाम से, तो राधा रानी के नाम से ही बोलते हैं, मानसरोवर भी बोलते हैं उसको। अच्छा, मानसरोवर मैंने आज पहली बार सुना, तभी मैं चकित हो गया। अदरवाइज आप जो कुंड है ना वो, हाँ हाँ, कुंड को हाँ, राधा रानी ने मान किया था वहाँ पे, नाराज हुई थी तो मान किया था, उसको मानसरोवर भी बोलते हैं जी। राधा रानी है ही, राधा रानी जी का मेन वो स्थान है ही है। आपकी फिक्शन यानी कि कल्पना मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप चाहते ही हैं तो भगवान ये भी पूरा करे। विनोद जी, आप पे आते हैं, प्लीज आप भी बताइए कि आपका फेवरेट स्टे प्लेस वृंदावन में कौन सा होगा और क्यों, प्लीज। अभी सोनू दादा ने राधा रानी मानसरोवर जो स्थान बताया, वो स्थान वाकई में बहुत रमणीय स्थान है। हाँ, वो तो। और अगर जैसे आपने मेरे से प्रश्न किया है कि मेरा मनपसंद स्थान, वैसे तो जहाँ स्थान में रह रहा हूँ ये स्थान भी बहुत शांत स्थान है, गोपेश्वर क्षेत्र है, यमुना नदी किनारा है। लेकिन वो तो बात ठीक है विनोद जी, लेकिन मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। गोपेश्वर मोहल्ला और शांत, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये क्षेत्र अपनी साइड में है। इंद्र जी भाई, मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप वृंदावन क्षेत्र के पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जी, तो अपना क्षेत्र बहुत शांत क्षेत्र है। मतलब किस तरह से थोड़ा डिफाइन कीजिए, क्योंकि देखिए आप यमुना नदी किनारा, टीटी घाट, ये क्षेत्र बहुत शांत क्षेत्र है और यहाँ भी बहुत शांति है, इतना होलगा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जैसे कोई दूसरी जगह है वृंदावन में ही अगर मेरे को पूछा जाए जी कि अगर मुझे दूसरी जगह घूमने का या टहलने का अगर मौका मिले तो तिवरा बाबा यमुना नदी किनारे ही है। वो क्षेत्र भी बहुत अच्छा है, शांत क्षेत्र है। हालांकि मैंने देवरावा जाके उधर दर्शन वगैरह नहीं किए, लेकिन मैं नदी पार जाके वहाँ बैठता हूँ तो मुझको बहुत शांति मिलती है और मैं वहाँ नॉर्मली जाता रहता हूँ। ओके, तो आपकी पसंदीदा जगह वो है। चलिए, आपने जो बताई उसके पीछे वजह वो भी बड़ी काफी रोचक है, और दादा ने जो बताई वो उनके हिसाब से काफी रोचक जगह है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन राउंड में हम एक अगला सवाल और जोड़ देते हैं ताकि आपकी जो कल्पना है वो थोड़ी उभर के बाहर आ जाए। ठीक है, तो विनोद जी, आपसे मेरा सवाल है कि अगर आपको किसी अन्य महिला से शादी करने का मौका मिले, शादी के नाम पे वैसे तो मुंह में काफी पानी आ जाता है, लेकिन और वो भी जब हम बताएं कि आपको किसी अन्य महिला से शादी करने का मौका मिले तब तो फिर बात ही अलग है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ और आप बताएं कि जो महिला होगी अगर वो एक्ट्रेस भी हो तो फिर तो मतलब बारे न्यारे हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपको किसी अन्य महिला से शादी करनी पड़े, आप फ्लैशबैक में चले जाइए और आपको शादी के लिए आपसे घर पूछा जा रहा है कि आप कौन सी महिला से शादी करेंगे, तो कृपया बताइए कि वो महिला कौन खुशनसीब महिला होगी जो मिसेस विनोद कहलाएगी। जैसे महिला क्या कि वो एक्ट्रेस भी हो सकती है, आपकी मन पसंदीदा कोई भी हो सकती है। अगर वो नियर बाई है तो कृपया नाम ना लें उनका, अगर कोई एक्ट्रेस है तो आप नाम ले सकते हैं, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा तो बुरा नहीं मानेगी आपकी बात का। बिल्कुल सही बात है, आपका कहना सही है। जैसे अगर किसी अन्य महिला से शादी करने का वैसे तो मन में कोई विचार ही नहीं होता है। नहीं, मैंने कहा ना, आप शादी पहले वाली बात को सोचिए, उस उम्र में जाइए। तो अगर जैसे दोबारा अगर किसी से शादी करने का अगर मौका मिलता है तो जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में एक्ट्रेस एक है प्रीति जिंटा, वो मुझे बहुत पसंद है। प्रीति जिंटा, उनके पिंपल उनको ज्यादा पसंद होंगे नहीं भाई? वाह, हाँ, प्रीति जिंटा जो है मेरी पसंद है, अगर मौका मिले। तो आपको जो दिल फिदा हुआ था उनके गालों पे फिदा हुआ था या उनके व्यवहार पे?
मुझे लगता है गाल के चांसेस ज्यादा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत प्यारी है, और वो भी डिम्पल जब के। वो मुस्कुराते हैं, हाँ, जब वो मुस्कुराती हैं तो उनके गालों पे जो डिम्पल पड़ते हैं, और ऐसा सिर्फ जहाँ तक मेरा विचार है सिर्फ मैं ही नहीं, हजारों लाखों दीवाने ऐसे होंगे बिल्कुल बिल्कुल, जो शुरू में तो हम मेरे भी विचार से सहमत होंगे, जो मेरे विचार से सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी तो आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस जो भी शादी करने के लिए है प्रीति जिंटा। जी दादा थोड़ा आप भी चुप के बैठे हैं, आप भी बाहर आइए, अपनी कल्पनाओं को बाहर निकालिए। भाई आप कल्पनाओं बताइए। बिल्कुल बिल्कुल कल्पनाओं को बाहर, अब देखो वैसे तो कहने को सभी ठीक है या अपनी कल्पनाएं जो भी है, लेकिन जिससे हुई वो अच्छी है। नहीं नहीं, मैं उनका, हमारे इसमें कोई रोल नहीं है, मैंने आपको बताया लेकिन आप शादी से हाँ, पहले अगर वाली मैं मूवी- पूछो तो जो एक्ट्रेस अगर तुम कहो हम्म, तो देखा होगा तुमने, शायद जानते हो भूमिका चावला, हाँ भूमिका चावला, तेरे नाम वाली। तेरे नाम, जी बिल्कुल। वो अच्छी लगी वो। अच्छा, उसके कारण क्या, मतलब उनका क्या अच्छा लगा? उनके तो डिम्पल भी नहीं है। शायद भूमिका चावला की अक्सर पिक्चरें ज्यादा नहीं है, हाँ थोड़ा सा कम। लेकिन अगर मैं देखूं जैसे उसकी तेरे नाम देगी, तो उसका जो एक रोल था उस पिक्चर में, तो एकदम सीधी सादी या कुछ इस टाइप की, तो वो अच्छी लगी उसकी, वो अदाकारी उसकी बहुत अच्छी लगी। तो आप इसलिए भी रिलेट कर रहे होंगे क्योंकि फिल्में वो वृंदावन की ही बनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है? आफ्टर ऑल जो भी है उस पिक्चर को देख के ही, तो अगर मुझको लगा तो शायद वो उनके, हाँ उस फिल्म के हिसाब से भूमिका चावला वो एक जेन्युइन अच्छी और शांत, शायद मैं जैसा सोचता हूँ वैसी। और उसमें ये भी है कि वो वृंदावन की जैसी लड़की दिखाई गई है, वैसे अक्सर वृंदावन में आजकल लड़कियां मिलती नहीं है। तो शायद यहाँ बिल्कुल ये भी है। चलिए, मैं आपकी पसंद की कदर करता हूँ, आपने बहुत ही अच्छा नाम दिया। पर्सनली मैं भी भूमिका चावला को उस समय काफी पसंद करता था, और प्रीति का मतलब फ्लैट हो जाना, प्रीति का मतलब तो फ्लैट ही हो जाना। चलिए, हम इस राउंड को और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब हम थोड़ा सा फनी राउंड की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही सीरियस सवाल है। मैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों के बीच ज्यादा गहरे में उतर रहा हूँ कुछ? नहीं, फिलहाल तो ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। तो अब मैं आपको गहरे में लिए चलता हूँ दोस्तों। दोनों दादा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक विश्वजीत यानी सोनू दादा से लोग आपको जानते हैं, लेकिन आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि लोग आपके पीछे से या आपके जाने के बाद, भगवान ना करे आपको लंबी उम्र प्रदान करें, लेकिन जब भी 100-150 साल बाद आपके दोस्त आपको किस रूप में याद करें? मतलब एक सोनू दादा का एक पूरा मतलब बताइए कि वो क्या याद करें आपको, क्यों याद करें? वैसे तो इंद्रजीत भाई देखो, कोई किसी को याद करता है तो शायद उसके काम, उसके नेचर, उसके व्यवहार या आफ्टर ऑल इन्हीं चीजों से याद करता है। उसके बाद भी अगर आदमी याद करता है तो ये मेरे लिए बहुत, मेरा सौभाग्य होगा कि चलो कोई मेरे जाने के बाद भी मुझे याद करे। हाँ, लेकिन उसका एक कारण होता है। जैसे मुझे पता है कि भाई मेरे को लोग इसलिए याद करेंगे, अगर करेंगे तो वो मैं रीजन आपके दिल से निकलवाना चाहता हूँ। वैसे इसके लिए तो शायद मैं ये समझता हूँ कि जो याद करेगा ये क्वेश्चन उसके पास जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मतलब आप कोई अगर याद करेगा तो क्यों याद करेगा? हो सकता है शायद मुझसे कोई दुश्मनी हो, दुश्मन भी तो याद करता है। लेकिन मरने के बाद तो दोस्त दुश्मन भी याद करता नहीं है। मरने के बाद याद तो दोस्त देखो, याद तो दुश्मन भी करेगा। अब वो मुझको गाली देगा या फिर प्यार से। लेकिन सोनू दादा के और दुश्मन, मतलब ये चीज तो असंभव जैसी हो गई ना। नहीं, असंभव ऐसा है आज की डेट में ये नहीं कहा जा सकता कि किसके मन में क्या है। हो सकता है कि मेरे काम की वजह से भी बहुत जो आज भी है, तो हो सकता है कोई मुझसे चढ़ता भी हो। हाँ, तो लेकिन उसके लिए तो फिर मुझे दिया लेके ढूंढना पड़ेगा, शायद तभी कोई मिल पाए, शायद मिले भी ना। ये तो खैर मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन किसके मन में क्या है ये बताना बड़ा मुश्किल होता है आज की डेट में। चलिए, मैं आपकी बात की कदर करता हूँ, लेकिन मैंने ये सवाल पूछा जरूर है, लेकिन इसका जवाब मुझे खुद पता है कि आपको एक बेहतरीन इंसान के रूप में लोग हमेशा ही याद रखेंगे। ठीक है, अब आती है गेंद विनोद जी के पाले में। विनोद जी, विनोद जो एक नाम है वो मतलब बहुत ही जबरदस्त नाम है, तो बाकी दोस्तों की नजर में और आपकी आगे आने वाली पीढ़ी में विनोद को लोग क्यों याद रखेंगे? मतलब विनोद जो शब्द है या जो व्यक्ति है उसके क्या मायने हैं, थोड़ा सा बताइए। जैसा कि मुझे पता है, मेरा जो नाम है
विनोद, जी, ये हास्य का प्रतीक है, हंसी मजाक। विनोदी स्वभाव वाले, हाँ, स्मूथ भी करता है। यानी स्टूडेंट टाइम जो है हंसी मजाक का माहौल क्रिएट करता रहे। जी, लेकिन क्योंकि आप मेरे बचपन के मित्र हैं इंद्र जी, तो शायद अब जाके इस नाम का मुझे पता लगा है, लेकिन शायद मैं बचपन में इस तरह के मैं कैरेक्टर में नहीं था। हाँ ये बात तो है, आपने किया अपने आप एक एंग्री मैन से। मेरे नाम से मेरा बचपन जो है, मेरा बचपन और जहाँ तक है थोड़ा सा और आगे की तरफ का जो समय था, मेरे नाम से मेल नहीं खाता था। काफी लोगों ने आपके वो तो मैं आभारी हूँ अपने मित्रों का, जिन्होंने मुझको मेरा जो कैरेक्टर था उससे मुझे चेंज किया, बाहर किया और मेरे नाम का अर्थ बताया। और आज मैं इसी तरह की लाइफ जीने में विश्वास रखता हूँ जैसा कि मेरा नाम है। लाइफ को जिया जाए हंसी मजाक प्रफुल्लित पूरे भाव से, बैर लड़ाई झगड़ा ये सब बेस पैर की बातें हैं, क्योंकि लाइफ है, मानव जीवन मिला है। प्रतीक हैं, इस बात में तो कोई दो राय है नहीं। आपने अपने आप को फोन किया है, मानव जीवन है तो इसको हंसी मजाक और मौज मस्ती में बिताया जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि लोग आपको जाने कि विनोद एक ऐसा व्यक्ति, मतलब किसी के साथ में हमेशा रहने में अच्छा महसूस होता है, हमेशा एक अच्छे माहौल आप क्रिएट करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मुझको इसी मेरे गुण के साथ जाना जाए अभी भी और आने वाले समय में भी। मैं भी जी बिल्कुल, आपकी जो सोच है वो मेरे से ही मैच करती है, और मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्त जो विनोद जी को जानते होंगे उनको उसी रूप में याद करते हैं, जो कि आज आई प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड विनोद, मैं हमेशा आप पे गर्व करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गई सीरियस बात है, अब थोड़ा आ जाते हैं चकल्लस की ओर। चकल्लस का मतलब आप जानते हैं, थोड़ी सी छींटा कसी, कुछ जिससे कि आपके दांत थोड़े से बाहर आ जाए और पता लग जाए कि अगर जो आपको देख रहा है वो इंटरव्यू देती है वो समझ जाए कि कुछ मजेदार बातें हो रही। तो आप लोग तैयार हैं दादा और विनोद जी? बिल्कुल 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 तैयार है। अच्छा, मैं खिला रहे हो, अब जल्दी समझ में तो आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असली जो कारण है वो तो अब आया निकल। अब दरअसल हमारा जो अगला राउंड है वो है एक क्विक फायर राउंड, मतलब जिसमें आपको बहुत जल्दी से जल्दी जवाब देना है, जिसके लिए हम आपको ज्यादा समय देंगे नहीं। सबसे पहले मैं आपको उन दोस्तों के नाम लूंगा, उनके नाम के आगे आपको एक टैगलाइन जोड़ देनी है, मतलब जो हमारे ग्रुप में है दादा। बिल्कुल, हाँ, जो ग्रुप में हमारे हैं जितने भी दोस्त हैं सर्कल के, क्योंकि सभी लोग मित्र रहे हैं बचपन से, उन हर किसी की एक छवि रही है, तो उस छवि के अनुरूप जो आपके मन में उसके लिए पहला शब्द आए तो आप बोलेंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ही बता दूं, जो हमारे दोस्त हैं उनको ही बता दूं कि इनका आप कोई भी मतलब अन्यथा ना लें, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द जो आएगा आपके बारे में ये वही बोलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो आपसे रिलेट करे ना करे, क्योंकि ये इनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, तो कोई इसको माइंड ना करे। और अगर किसी की तारीफ करी जाती है तो भैया खुश भी ना हो। मैं आपसे शुरुआत करूंगा। हाँ, तो मैं नाम लेने जा रहा हूँ, उनके आपको एक खुद जोड़ देंगे भाई। कोशिश करूंगा और पहले ही बोल देता हूँ, अगर भाई किसी को बुरा लगे या कुछ भी हो तो बुरा मत मानना, जो भी है। आपको बताया कि ये केवल मजे लेने के लिए, इसका सीरियसली से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि शायद ग्रुप में एक आध जने हैं जिनसे मैं परिचित भी नहीं हूँ और वो मुझसे भी परिचित नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि दादा ऐसा कोई मैं नहीं बोल सकता हूँ। कल अनूप मिश्रा जी जो है शायद वो आपसे परिचित ना हो, हाँ, और इस इंटरव्यू को सुनने के बाद में तो नो डाउट वो आपसे परिचित हो ही जाने वाले। ठीक है, लेकिन मैं नाम भी आपके सामने वही लूंगा जिनको आप जानते हैं, जिनके बारे में एक अच्छी सी लाइन कह सकते हैं। दादा मैं आपके सामने सबसे पहला नाम लेता हूँ विनोद जी का, एक लाइन में बताइए। विनोद जी का? जी विनोद जी। दादा इतना समय नहीं मिलेगा। जुनूनी। थैंक यू। हाँ विनोद जी। जी। अनमोल। बेबाक, बेधड़क। वेरी गुड। दादा मस्त मौला। मस्त मौला, वेरी गुड। अच्छा दादा आपसे अगला सवाल, प्रदीप व्यास प्लीज जल्दी बताइए थोड़ा। मैं बताऊं? हाँ आप ही बताओगे। प्रदीप जी फनी। फनी में, थैंक यू। विनोद जी प्रदीप जी के बारे में दो शब्द। व्यास जी के बारे में? जी बिल्कुल।
ब्याज की अभी सोनू दादा ने सनी बताया, बिल्कुल सही बताया है। हाँ, लेकिन इतना समय नहीं दूंगा मैं आपको। हाँ, बिल्कुल हर समय जो है हंसी मजाक में ही घुसे रहते हैं पूरी तरह, सबका मनोरंजन करते रहते हैं, ये ब्याज जी का गुण है। ओके, लेकिन एक शब्द बोलना है विनोद जी, ज्यादा लंबी लाइन करेंगे तो वो भी बेचारे खुश हो जाए। कोई परेशानी नहीं, कुछ करने दो सर। विनोद जी, आपके सामने एक नाम, प्रदीप चौधरी। पालेंद्र चौधरी। हाँ, बहुत बढ़िया नाम दिया। और सोनू दादा। हसमुख स्वभाव। सोनू दादा। हरफन मोला। हरफन मोला कैसे? वैसे आपने कितनी उनकी कलाएं जान ली है? भाई प्रदीप जी के साथ बड़ी लट्ठ घुमाई है हमने भी। लट्ठ घुमाए मतलब? अब ये प्रदीप जी से अगर चर्चा हुई तो बिल्कुल बताएंगे जब। मतलब मैं समझ गया, कोई क्लासी जैसा कुछ आ गया। ठीक है, साथ साथ ही। अच्छा विनोद जी। जी। सोनू गोसाई जी। हर समय गाइड करने वाले। वेरी गुड। मेरे गले नहीं उतर रही वैसे आपकी कथन। सोनू दादा, आप बताइए सोनू गोसाई जी के बारे में एक वर्ड। स्वामी जी। स्वामी जी, करेक्ट। विनोद जी। जी। सोनू सैनी। इसी तरह हंसी मजाक पूर्ण व्यक्तित्व। जॉयफुल ना। अच्छा विनोद जी, आप बताइए बबलू। बबलू कारेलाल जी। हाँ, मतलब आप अभी उसके पिता के नाम से जानना चाहते हैं? बेचारे अभी तक कोई पहचान नहीं बना पाए अपनी। नहीं, वो पहचान उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो बार बार अपना जो है मतलब चेंज करते रहते हैं। बेचारे क्या करें, उनके पापा की छत्र छाया इतनी है कि उनसे बाहर नहीं निकल पाते। जी जी। अच्छा दादा। हाँ। नीरज ठाकुर। नीरज ठाकुर वैसे तो हाँ, ज्यादा इनके संपर्क में नहीं रहा हूँ, लेकिन तो महाराज आपकी तो छतेरी मिलती जुलती है इनसे। हाँ, कुछ संकी। आप बताइए विनोद जी नीरज के बारे में। संकी दादा ने सही बोला है। सर वैसे मनमर्जी वाले बोला जाए तो बेहतर है। वही चीज है, वही मेरा वो है, वही करना है। विनोद जी, आप बताइए अनूप जी को आप किस रूप में डिफाइन करेंगे? मिश्रा जी। अनूप मिश्रा जी। और देवाक, सही है। और टिप्पणी। दीपक मिश्रा। प्रफुल्ल, नो डाउट। मेरा भी ये सोचना है। तो दोस्तों, इसी के साथ में हमारा ये राउंड खत्म होता है और लोगों ने काफी मजा किया और सही जवाब दिए। तो जिसको अच्छा लगे वो एक्सेप्ट करें, जिसको बुरा ना लगे वो साइड में रखते हैं, बुरा ना माने भैया। ओके। अच्छा, अब हमारा जो राउंड है वो है ग्रुप पर वापस आ जाए। हाँ, ग्रुप पे वापस आ जाए भैया, नाराज होकर कोई ग्रुप ना लेफ्ट करें। अगला हमारा राउंड है, आपके लिए हम आपके कुछ मुहावरे लेके आएंगे जिनको आपको उसके मतलब बताने। ठीक है दादा? हाँ दादा, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है। सवाल क्या मतलब, ये मुझे कहावत आपसे जाननी है कि इसका मतलब क्या है कि गए थे रोजा छुड़ाने और नमाज गले पड़ गई, इसका क्या मतलब है? मतलब गए थे कुछ और काम करने के लिए। अच्छा। और वहाँ पता चली कि कुछ और ही हो गया। नहीं, ऐसे एग्जाम्पल बताइए तो। एग्जाम्पल? बिल्कुल। एग्जाम्पल अगर बताएं तो गए तो थे जमुना जी दर्शन करने के लिए। अब वक्त हमारा पैर फिसल गया, बुर्जी से नीचे आ पड़े। अब विनोद जी, आप संतुष्ट हैं जवाब से? हालांकि मुझे इसका मतलब बिल्कुल नहीं पता है। बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं। अब आप पे आते हैं जी। एक कहावत है कि काठ की हांडी एक बार ही चिढ़ती है, बार बार नहीं, इसका क्या मतलब है? काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। हाँ, बड़ा क्रिटिकल जो मुहावरा है। जवाब मुझे भी नहीं पता, जो आप इसका अर्थ जहाँ तक मेरा विचार है कि एक बार मौका पड़ता है तो आप जो है वर्ग को कर सकते हैं, लेकिन बार बार एक ही तरीके से किसी वर्ग को सॉल्व नहीं कर सकते हो आप। अच्छा, इसकी लाइन को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि किसी को एक बार तक खुफिया बना सकते हैं लेकिन बार बार नहीं? जी, हाँ, वो वही प्रोसेस। अच्छा, यही आपका एक बार बनाया जा सकता है, बार बार नहीं। ओके। दादा। हाँ। आपका जो अगला मुहावरा है वो है ना आए की खुशी ना गए का गम, इसका क्या मतलब? ना आए की खुशी ना जाएगा गम। हाँ, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बताइए।
हिंदी व्याकरण का तगड़ा किया है भाई अंग्रेज ने। भैया आपके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है। अब जैसे मान लो कि भाई हमारी मिसेज हुई है, अब उनको गले का हार चाहिए, ओके। अब नहीं दिला सकते सोने का, दिला दिया वो 200-250 रुपए वाला सोनी जैसा दिखने वाला, ओके। अब आ भी गया तो ना आने की तो खुशी तो नहीं है, लेकिन साला वो खो भी गया गिर के, तो साला भी नहीं है खो जाने तो। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज जिसका ना हमें खोने का गम है ना आने की खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसका तो जवाब मुझे पता था, तो इसलिए मैंने आपसे डिटेल में पूछा। विनोद जी, आपके लिए है एक कहावत कि खेल खिलाड़ी का और पैसा मदारी का, ये क्या मतलब है इसका? खेल खिलाड़ी का और पैसा मदारी का। हाँ, पैसा मदारी का, यानी जो भी करतब है या जो भी गेम है या कोई भी प्रोसेस है वो करने वाला होता है, देखने वाले तो दर्शक होते हैं। तो इसका मतलब यही है, ऐसा पैसा मदारी का वाला सिस्टम तो आया नहीं कुछ में। भाई दर्शक वगैरह है तो कहीं ना कहीं अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना मनोरंजन और हर प्रोसेस करने वाला कर जाता है। दादा, आप कुछ रोशनी डालेंगे इस पर? शायद वैसे मैं भी सहमत हूँ विनोद जी से। अच्छा, जो मैं जानता हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो शायद मैंने ना ये कहावत सुनी हुई है कि खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का, मतलब खेल तो कोई और दिखा रहा है लेकिन पैसे सारे मदारी ले जाता है। ये भी चीज ठीक सी है, लगती है मुझे ऐसा। मैं ज्यादा के जानता हूँ तो मदारी खेल दिखाता है तो मदारी पैसे लेता है। नहीं, लेकिन खेल तो खिलाड़ी दिखाता है, जैसे बंदर अगर दिखाएगा भी तो मदारी है ही ना। अच्छा, चलिए आपका मदारी भी तो खिलाड़ी है और खिलाड़ी तो मदारी है। शायद ये 5वीं छठी में शायद ये मुहावरा था, मुझे वैसे इसका मतलब पता नहीं है। दर्शकों, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ या कोई भी ठीक करे तो प्लीज जवाब अपने पास में ना रखिए, हमें बताने की कोशिश ना करें, हम लोग वैसे ही बहुत ज्ञानी। चलिए, आपका ये मुहावरा वाला राउंड जो खत्म होता है। अब कुछ ऐसे सवाल आते हैं आपके सामने अटपटे वाले, जहाँ पर मैं तो चौंक ही गया क्योंकि मैंने ये लिखे थे और आप लोग भी पक्का चौंकने वाले हैं। इनके जवाब अलग हटके हो सकते हैं। विनोद जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना हूँ, उसका आप जवाब दीजिए। ये सब फनी वे में ही है, हमारा ये लास्ट राउंड चल रहा है इसमें जी, ठीक है। आपके लिए एक सवाल है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आते तो 100 लोग हैं लेकिन जाते 99 हैं? आते 100 हैं लेकिन जाते 99 हैं। हाँ जी, कौन सी जगह है ऐसी? बारात का हो गया एग्जाम्पल, बारात का दे दीजिए आप। बेचारा दूल्हा भी तो वापस आया था, शहीद थोड़ी होता था। रुकता तो है, वो तो एक बढ़ा के बाद में आता है। नहीं तो उसके साथ समय तो रुक ही जाता है। उसके साथ में उसके बेचारे के पापा भैया सभी लोग रुकते हैं। मेन पॉइंट वाला तो वही दूल्हे से रहता है ना। दादा, आप जवाब देंगे? ये जवाब वैसे ठीक है भाई, मैं तो रहता ही वहीं पे हूँ यार। कुछ आप बात कर देंगे? यहाँ तो 100 जने आते हैं, वो 99 वापस जाते हैं मेरे सामने से ही। मुफ्त रहा। बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बोल दीजिए कि वो है क्या चीज? वो भाई मोक्ष धाम है ना, सामने है शमशान घाट। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बता 100 में से एक जना कांधे पे आता है भाई, बिल्कुल, एक वापस जाता ही नहीं बेचारा, वो तो वापस नहीं जाता ना। तो विनोद जी, आपका एक पॉइंट कट के दादा की तरफ चला गया है, आप इनको वापस नहीं पाना इसको। अच्छा दादा, अब आपकी तरफ। एक मछली को तैरता हुआ देखकर आप कैसे बताएंगे कि वो नर है या मादा? एक मछली को तैरते हुए देखकर आप कैसे बताएंगे कि वो नर है या मादा? मछली है तो मादा ही है। नहीं, तो मछला तो कोई शब्द है ही नहीं, हम तो सभी को मछली बोलते हैं। तो सबको मछली बोलते हैं, तो मछली है ही। मछली आ रहा है ये तो कभी नहीं बोलेंगे, मछली आ रही है। नहीं, हमारा एक दोस्त था जो गुजारा, वो यही बोलता था कि वो आ रहा है। अब मैं तो नहीं समझ सकता है ना, मैं तो फिर यही कहूंगा ना, मछली आ रही है तो वो स्त्री नहीं हुई। चलिए, आपका जवाब ठीक नहीं है। विनोद जी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? मछली की पहचान कैसे करेंगे? हाँ, मछली की पहचान नहीं करनी है, मछली को तैरता हुआ देखकर बताना है कि वो नर है या मादा। बहुत दुख की बात है। नहीं, मछली तो तैरती है, मछली तैरता कब है? मैं आपको बता दूं, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि अगर मछली तैर रही है, ठीक है, तो वो मादा है, और मछली तैर रहा है तो वो नर है। तो मैं भी वही बोला ना, मछली तो तैरती है, वो तैर ही रही है,
तो वो कभी तैर रहा है तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप 100 में से 80 का नहीं, इंद्रजीत के क्वेश्चन क्विज में हो सकता है मछली तैरता है। मैं तभी मैंने जोगू दादा का नाम लिया। कोई बड़ी बात नहीं है, इंद्रजीत जी चाहे तो वो तैर रहा है, नहीं कर रहे। अच्छा, अगला सवाल है विनोद जी आपके लिए, जी क्योंकि आप एक टीचर हैं और मैथ जो है आपके लिए मतलब ऑलमोस्ट दाएं हाथ का, आपके तो दाएं हाथ का काम है क्योंकि आप लेफ्टी। मैं वैसे अगर दादा को बोलता तो मैं बाएं हाथ को बोलता हूँ। ओके, एक सवाल है कि 80 में से 8 आप कितनी बार घटा सकते हैं? 80 में से 8 आप कितनी बार घटा सकते हैं? जी, सवाल जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं यार। है नहीं है, 80 में से 8 को घटाना है। हाँ, कितनी बार घटाएंगे? ये देखने में बहुत 10 बार आसान घटा है। लीजिए, हैं? 10 बार घटा लीजिए, 10 बार कैसे घटाएंगे? लास्ट में 8 रह जाएगा 9 बार घटाने पर। हाँ, लेकिन भैया ये बताइए, अगर 80 में से आप 8 निकाल लेंगे तो रह गए 72, तो अगले 8 को आप 1 से घटाएंगे ना कि 80 में से, तो यानी एक बार नहीं तो 80 एक ही बार घटा। 80 में से 8 घटाते चलिए। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं, मैथ का प्रोसेस है सर। तो मैथ के सब्ट्रैक्शन में आप 72 में से भी ये कर सकते हो और 80 में से आप स्टेप बाय स्टेप भी 8 घटा सकते हो। मैंने वही कहा कि ये सवाल जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि 80 में से आप एक नहीं, बार मैं समझ घटाएंगे, गया मैं। दूसरी बार तो आप ये 72 में से घटाने पड़ेंगे। 72 में से घटाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप दोनों ही गलत बोल रहे हो। वो अगर 80 में से 8 घटाए तो बचे ही तो 0 यार। बात तो टिपिकल आपकी भी ठीक है वैसे। तो फिर रह ही कहाँ गया कुछ भी। तो मतलब हम ये माने कि एक सवाल के 2 जवाब हो गए। अब तो ये तो यार तुम्हारे सवाल का दोष है, मेरा थोड़ी है। कोई बात नहीं, और क्या, तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको अब घेरने जा रहा हूँ दादा। हाँ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ए अगर बी का पिता है, हाँ खास पिता है, ए अगर बी का पिता है लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो वो क्या है? ए अगर बी का पिता है, हाँ, लेकिन बी उसका बेटा नहीं है, ए का। ए पिता है ना बी का। हाँ, लेकिन बी ए का बेटा नहीं है। बी ए का बेटा नहीं है। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ए पिता है तो बी तो बेटा ही हुआ ना। नहीं हुआ ना दादा। तो फिर कौन होगा? आप बताइए विनोद जी, आप गई फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। क्या समझ में आ रहा हो तो? मेरी समझ से तो बाहर जा रहा है भाई। हाँ, इसीलिए बताइए दादा, विनोद जी की तरफ बताइए बताइए। चलिए, इसमें की कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ए जो है बी का पिता है, लेकिन बी जो है उसकी बेटी है, ना कि बेटा। बेटी है, बेटा नहीं है। जी, अब बेटे और बाप में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, मैं आपको विनोद जी एक सवाल और है मेरा आपसे जी, कि एक लड़का एक लड़की को दूर से बिना हिले डुले क्या मार सकता है कि लड़की को चोट ना लगे लेकिन मुझे गुस्सा आ जाए? ये तो पुरानी कहावत है सर। तो बता दीजिए। मोस्टली लड़का जो है, मोस्टली लड़का लड़की को मार के ही काम चलाता है शुरुआत में। हाँ, तो मतलब उसको चोट भी ना लगे लेकिन आगे मार सकता है। हाँ, आगे मार के आगे जब सही जवाब, एकदम सही जवाब आपका दादा। हाँ, हम लोग हमेशा 2 जून की रोटी का जुगाड़ क्यों करते हैं? 2 जून। हाँ, लोग कहते हैं ना कि 2 जून का रोटी का जुगाड़ करने चले, तो 3 जून का, 1 जून का क्यों नहीं करते? 3 जून, 4 जून, 5 जून क्यों नहीं? हाँ, ये क्या चक्कर है? पुरानी कहावत है 2 जून की रोटी का जुगाड़ करके चले, तो अब 2 जून की ही रोटी क्यों कही गई, अब ये कैसे कह सकता हूँ? हाँ, वैसे मुझे भी इसका जवाब पता नहीं, मैंने खाली बस ऐसे लिख लिया। तो आप जो भी बताएंगे वो मैं सच ही मान लूंगा उसको। चलिए, मुहावरा है ना, तो मुहावरा तो किसी ने बोला तो क्यों रहा है? लेकिन दादा मुहावरे का जवाब आपने पहले भी तो दिए। हाँ, ये है, इसका लेकिन आंसर हो सकता है मित्र इंद्रजीत जी। हाँ, जैसे 2 जून है तो जून का मतलब पहर हो सकता है कि 2 समय का या 2 सुबह शाम जैसे होता है भोजन का। अगर हम जैसे अपना वो साल लेके चले, ये थोड़ा सा मैथोलॉजी वाला सवाल हो गया। मैथोलॉजी मेरे से काफी दूर है। अच्छा, अब विनोद जी आप बताइए। मैं तो हाँ जी, देखिए, एक शब्द है कैच।
हाँ कैच का मतलब अगर पकड़ना है तो फिर हम क्यों कहते हैं कि कैच पकड़ो कैच पकड़ो? कैच, हाँ कैच, कैच यानी पकड़ना। हाँ कैच का मतलब पकड़ना है तो फिर हम क्यों कहते हैं कि कैच पकड़ो कैच पकड़ो? तो दो बार क्यों पकड़ो? कैच पकड़ो कैच पकड़ो, हाँ ये होता है एक्चुअली क्या है, नॉर्मल जो है वो मीटिंग्स वगैरह सबसे पहले इस्तेमाल होती है, बहुत से इस मीटिंग का इस्तेमाल होता रहा है, तो पकड़ो पकड़ो कैच 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 पकड़ो पकड़ो बोल रहे हैं। हाँ नहीं जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि कैच पकड़ो मैच गेम्स में इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली ऐसे और भी कई मीनिंग्स हैं। अच्छा जी, तो अलग अलग रूप में यूज किया जाता है और हिंदी में भी उसको तुरंत बोला जाता है जी। क्यों बहुत से ये भी तो बोलते हैं कैच लो कैच करो। हाँ कैच पकड़ो भी तो बोलते हैं, उसने कैच छोड़ दिया, कैच पकड़ो कैच अब ये तो कैच कर कैच छोड़ दिया। हाँ वही। चलिए आप जो कह रहे हैं वो ठीक ही हो सकता है, मुझे खुद का जवाब पता नहीं है। दादा आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल। हमेशा अकेले होने पर आटे दाल का भाव ही क्यों पता चलता है, दाल चावल या चीनी का क्यों नहीं? लोग कहते हैं कि अगर ये काम करेगा तो तुझे आटे दाल का भाव पता लग जाएगा, वो दाल चावल का उसका क्यों नहीं होता है? मैं समझता हूँ कि शायद अगर आप वेस्ट बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ आटे दाल का भाव कोई नहीं बोलेगा, वहाँ दाल भात का ही बोलेंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जगह के हिसाब से इसके मायने चेंज हो जाते हैं? बिल्कुल। लेकिन कहावत तो हम लोगों ने यही सुनी है कि आटे दाल का भाव पता चलता है, तो वो ऐसे क्यों होते हैं? चीनी और उसका क्यों नहीं बोलते गुड़ का? ये हो सकता है चीनी गुड़ या और कोई क्यों नहीं बोलते, लेकिन आटे दाल का मतलब मेन भाई आदमी चीनी और गुड़ से तो गुजारा कर नहीं सकता है, खाएगा तो रोटी ना। अच्छा बेसिकली आप कह रहे हैं जो बेसिकली अगर खाना हो तो क्या दाल रोटी। हाँ तो इसलिए आटा दाल ये भी तो बोलता है कि दाल रोटी के भाव पे पता पड़ जाएंगे, तो आटे दाल का ही बोलते हैं, दाल रोटी का भी बोलते हैं, तो वही है मेन बेसिक चीज है। अगर आदमी खाएगा तो दाल रोटी ही खाएगा। अब कुछ भी 56 लोग खा लो, लेकिन खाने में अगर उसमें दाल रोटी है ये नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेसिक जो नीड है वो हमारी दाल रोटी है, बिल्कुल बेसिक दाल रोटी के बिना गुजारा नहीं हो सकता है। बिल्कुल मैं आपकी बात की कदर करता हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका जवाब भी यही है। विनोद जी आपसे लगभग आखिरी सवाल, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे फ्रिज में रख लो या बर्फ में रख लो और हमेशा गर्म ही रहती है? फ्रिज में रखें, फ्रिज में रखें या बर्फ में रखें, लेकिन हमेशा गर्म ही रहती है। गर्म ही रहती है, हाँ गर्म रहती है। क्या हो सकता है उसका आंसर? ऐसा कुछ दादा से आप हेल्प ले सकते हैं वैसे, पर कार्टून में क्या पसंद? हाँ मैं चाहता हूँ दादा हेल्प करें। दादा यार ऐसी कौन सी चीज हो सकती है बताइए आप, लेकिन है ऐसी जनरली चीज है, मतलब ये फनी क्वेश्चन नहीं है, ये जनरली एक आंसर है। वो गर्म ही रहती है। हाँ वो गर्म ही रहती है, जब भी आप उसको देखोगे गर्म ही बोलोगे। तो वैसे तो अगर कहा जाए तो हम जैसे बर्फ या आइसक्रीम भी कहते हैं तो वो होती ठंडी है, लेकिन उसकी तासीर गर्म ही होती है। वो तो आप गहरे में उतर गए दादा, इतना गहरे में उतर जाइए। बाकी ऐसी क्या अगर फ्रिज में रखेंगे तो वही ठंडी हो ही जाएगी, गर्म दूध भी उसमें घुसाओ तो भी वो ठंडी हो जाएगी। तभी तो आप कोई शब्द है गर्म ही बोला जाएगा। हाँ गर्म ही बोला जाएगा, गर्म ही बोला जाता है। विनोद जी ने मेरा पॉइंट पकड़ दिया वैसे। हाँ क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको हमेशा घर में ही इस्तेमाल करेंगे शब्द को। अगर आप लोगों की टाइमिंग पूरी हो गई तो बताओ, मैं बता दूं। हाँ बिल्कुल बताओ। अच्छा बिल्कुल दादा वो है गरम मसाला, सिंपल है गरम मसाला। तो भाई गरम मसाला को फ्रिज में या बर्फ में रखने के बाद गरम ही रहेगा है। आप उसको ये बोलेंगे गरम मसाला देना, ठंडा मसाला ये तो यार बड़ा घुमा फिरा के प्रश्न हो गया ये है। मैंने तभी कहा था दादा तो ऐसा ही है, ये आपका पहला इंटरव्यू है, लेकिन आसान नहीं है। मैंने क्वेश्चन बड़ा अच्छा ढूंढा है यार। थैंक यू। नहीं मैं समझ गया, मैं जैसे में ये शब्द है। दादा आपसे भी लगभग मेरा वाला आखिरी सवाल कि पानी से बनी
ऐसी कौन सी चीज है जिसे धूप में सुखाया नहीं जा सकता? किससे बनी? पानी से बनी, जल से बनी। पानी से बनी ऐसी कौन सी चीज है जिसे धूप में भी सुखाया नहीं जा सकता? धूप में सूख नहीं सकता। हाँ धूप में सूख नहीं सकता। हाँ विनोद जी, अगर आपको जवाब पता है तो प्लीज अभी इसको ना करें, थोड़ा दादा को। नहीं, मैं तो शांत बैठा हूँ, मैं तो सुनने में लग रहा हूँ। दादा मेरे से हेल्प मांगेंगे तब भी नहीं दूंगा मैं। भाई अगर धूप में सूख नहीं सकती तो गल तो सकती है। गल सकती है, लेकिन वो पानी से बनी चीज है, लेकिन हमें सुखानी है ना उसको, लेकिन वो सूखती नहीं है। क्योंकि आप सूखेगी ही नहीं। सूखेगी नहीं। पानी से भरी हुई तो बर्फ है, बर्फ को धूप में डालो गल जाएगी लेकिन सूखेगी नहीं। वो लेकिन गीला जो होगा दादा वो सूख जाएगा ना, घंटे 2 घंटे 2-4 दिन में, या 1-2 घंटे में सूख जाएगा अगर जमीन में पड़ा होगा। ये ऐसी चीज है जो है तो पानी से बनी हुई लेकिन सूखती नहीं। सूखती नहीं है। हाँ यार ऐसी कौन सी चीज है यार? आप बोल दीजिए, सरेंडर कर दीजिए आप। बिल्कुल बताओ विनोद जी, कुछ हेल्प करो यार। हाँ विनोद जी, आप अब आपकी हेल्प क्या करें दादा, धूप में खड़े हो जाओ, अपने आप पता लग जाएगी। सही पकड़े हैं तो खा नहीं सकते हो आप, धूप में आप तो खा नहीं सकते हो उसे। दादा, वो है आपका पसीना। पसीना भाई पसीने को आप धूप में सुखा नहीं सकते। धूप में खड़े हो जाओ, शरीर में से पसीना बहता ही रहेगा। अच्छा विनोद जी, एक आपसे एक थोड़ा सा मेरा पर्सनल सवाल है जी। मेरे को किसी ने बोला था, दरअसल क्या है कि हम लोग अगले राउंड में ये भी कर रहे हैं कि जिसका हम इंटरव्यू कर रहे हैं उनके लिए सवाल इकट्ठे कर रहे हैं। तो वैसे तो मैं सवाल पूछूंगा तो आपको पता ही लग जाएगा जिन्होंने किन्होंने पूछा होगा। जैसे आपके एक चाहने वालों ने आपसे एक सवाल की जानने की इच्छा जाहिर की है, वो ये कहती है कि क्या आप किसी बच्चे को पीटते समय पर्सनल हुए हैं? वैसे बड़ा फनी सवाल है ये, मतलब और आपको पता है किसने पूछा होगा? दोबारा क्वेश्चन कीजिए सर जरा। क्या आप कभी बच्चे को यानी अपने स्टूडेंट को पीटते समय पर्सनल हुए हैं? भावुक मारते समय? हाँ मारते समय, तो आपने खा के मारा, उस साले पीट था ना वो उस दिन, ये ले ऐसे कुछ पर्सनली शायद हो जाता है। तेरी मम्मी थी ना जो उस दिन आके कही थी कि मास्टर तेरे में अकल नहीं है, 2 छड़ी और ले। और ले नहीं, ऐसा हो जाता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि बच्चे ने कोई गलत या जैसे कोई कंप्लेन कर दी हो या कोई गार्जियन को गलत बोल दिया हो तो गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा चौकियां आप कह रहे हो कि मतलब जब अगर वो आप शिकायत करेगा तो 2 मैथ एक्स्ट्रा अपने पास में लेके चलो। नहीं, एक्चुअली जब अगर बच्चा जैसे कुछ गलत हरकतें कर रहा है और ग्रांट दिया और फिर वो गार्जियन से बढ़ चढ़ के और बता देता है कि ऐसा किया सबने ऐसा किया, तो जब गार्जियन पलट को हार करता है तो आप कह रहे हैं कि भैया आप भी आदमी हैं, आप भी पर्सनली हो सकते हैं, ऐसी बात इतने सवाल मैं उनको जवाब बता दूं भैया विनोद जी भी एक आदमी है, उनकी भावनाएं जागती हैं, उनको भी गुस्सा आता है और वो छुपा कर रखने की बात अलग है, लेकिन ऐसा ना सोचे कि पर्सनली हुआ नहीं जा सकता, हुआ जाएगा भैया। चलिए अगला हम राउंड की तरफ बढ़ते हैं। राउंड क्या मतलब, आप अगर देखें तो आपके साथ बात करके मुझे बहुत ही मजा आया विनोद जी और दादा। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम यानी कि यारों के फैशन में, जिसके प्रोमोट हम लोग काफी 3 या 4 दिन से चला रहे थे। दादा हमारा कार्यक्रम जो है लगभग एंड की तरफ है, तो विनोद जी जो कि आपका फील्ड नहीं है, मैं आपको वो करने के लिए कह रहा हूँ। दरअसल मुझे मन पसंदीदा गाना जानना है, अगर गुनगुनाते हैं तो जान लग जाएंगे। क्योंकि वैसे गाना वगैरह जो है मैं सुनता बहुत, लेकिन मुझे पता है कि आप मैं गुनगुनाता भी रहता हूँ, लेकिन अभी जैसे मैंने फिल्म आपको बताया कि कभी खुशी कभी गम मेरी फेवरेट जो है मनपसंद फिल्म है, इसी प्रकार क्योंकि मेरी जो लाइफ है यारों और दोस्तों के साथ में लगी हुई है बचपन से ही, खेल कूद में है मित्रों के साथ, और मेरी लाइफ में मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं मुझको मोटिवेशन करने में या मुझे रास्ता गाइड करने में, तो एक बहुत अच्छा गाना है, शायद आप लोगों को भी पसंद हो। याराना फिल्म का गाना है, अमिताभ बच्चन ने गाया था लेकिन आमिर खान के लिए। हाँ जी। भोले भोले गुरु का
दिल टूटा मेरी यार से मिला दे, वो प्यार की जगा दे, वो मेरे यार से मिला दे, वो प्यार फिर जगा दे, भोले ओ भोले। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे सुर में हमारे दोस्तों के लिए गाना गाया। दादा आपसे तो मैं बिल्कुल छोड़ूंगा ही नहीं। अरे वाह भाई। हाँ, मैं तो बीच में भूल गया था कि मैं आपके गाने वाले टैलेंट को आगे नहीं ला पाया, केवल एक ही गवा के रह गया। दादा तो बजे हुए कलाकार है। हाँ नहीं, तो आपको मेरे लिए या हमारे दर्शकों के लिए दो गाने गाने पड़ेंगे। एक तो गाना पड़ेगा आपको अपना फेवरेट, और दूसरा गाना पड़ेगा आपको हमारे प्यारे दोस्तों के। तो प्लीज गुनगुनाइए। तो पहले कौन सा गाना है ये? पहले आप अपना फेवरेट गाइए। आप पहला इंटरव्यू कर रहे हैं, आपकी पसंद ही चलेगी यहाँ पे। मेरा फेवरेट गाना एक बहुत प्यारा गाना है, वैसे ही मैं बहुत काफी सुनता हूँ, तो वो किशोर कुमार जी का गाना है। हाँ, मुझे मालूम है आप किशोर कुमार के गाने काफी पसंद करते बिल्कुल, किशोर कुमार के गाने मुझे बहुत पसंद है। जी और ये गाना भी जो है, इसके शब्द बाकी दिल को छूने वाले शब्द है बहुत। जी। यानी मैं इस गाने को गाना नहीं समझता, मैं एक तरह से इसको ऐसे समझता हूँ जैसे कि भजन है। अच्छा, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज हमसे ज्यादा इंतजार नहीं हो पाएगा। बनाना चाहूंगा, जब मौका दिया है तो बिल्कुल मौके का फायदा उठाऊंगा। तो दादा आपके गाने के प्यासे हो रहे हैं, आप एक बार कह तो दीजिए कि मैं गाना सुना रहा हूँ। सभी लोग करते हैं, आप क्या करेंगे? नहीं तो बिल्कुल मैं ये फेवरेट गाना बिल्कुल सुनाऊंगा आपको। जी और बिल्कुल। वाकई ये गाना अगर कभी मौका मिले तो दोस्तों से भी होगा कि सुन के देखें किशोर कुमार जी का गाना, जिन्होंने तो दादा आपके पास में गाना सुन चुके होंगे। हम तो अपने गायकों को रोजाना मौका देते हैं हमारे प्लेटफॉर्म यानी कि बाल सखा वाले ग्रुप पे। बस क्या करें, हम आप ही नहीं आ पाते। नहीं भाई, इसके लिए मैं बहुत मतलब सभी से माफी चाहता हूँ, तो और मेरी मजबूरी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, तो इसलिए मैं नहीं आ सका। लेकिन इसके लिए मैं बिल्कुल आज के लिए तो बिल्कुल कहीं, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने अटेंड नहीं किया। मैं जब भी मैसेज वगैरह देखता था तो उस समय शायद कोई ऑनलाइन नहीं होता था, तो मैसेज मैं पढ़ता रेगुलरली मैंने मैसेज पढ़े हैं। वॉइस जो वॉइस के वो आते थे, तो शाम को मुझे टाइम मिलता था, बगीचे में बैठ के तो मैं आराम से वो सुनता था वॉइस के भी। जी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या बात है दादा, क्या बात। बहुत ज्यादा बहुत। ये गाने के सारे जो बोल हैं, आगे का भी जो अंतरा है वो इतना गजब का अंतरा है, तो ये पूरा गाना मुझे इतना अच्छा लगता है। तो ये वाकई मेरा बहुत फेवरेट गाना है। आपका फेवरेट तो गाना सभी का फेवरेट है ये, लेकिन आपने जो गाया मुझे एकदम किशोर कुमार जी की आवाज की याद आ गई। वैसे इजाजत हो तो इसका अंतरा और हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहोगे? हाँ बिल्कुल 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 दादा। कौन कम वक्त होगा जो आपकी आवाज है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे से मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, फिर नहीं आते, वो
नहीं आते। बहुत वाकई मुझे बहुत छूने वाले शब्द हैं, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। जी जी, पसंद तो मुझे भी ज्यादा, लेकिन आपकी आवाज में हमें डेली डेली सुनने का मौका नहीं मिल पाता है। भाई ये आप लोगों का प्यार है रंजीत भाई। मैं फिर कहता हूँ कि वाकई में आप लोग कि कहते हैं ना कि एक जगह होती है जहाँ से एनर्जी मिलती है कुछ करने के लिए, कुछ, तो वो अब मेरे लिए आप लोग हो कि वाकई में आप लोगों से मुझे एनर्जी मिलती है। और दादा, आप में जो एनर्जी मिलती है वो आपके गानों से मिलती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये एनर्जी हमें क्यों ना डेली मिले। नहीं, ये तो दादा सभी मित्रों की, हम सभी मित्रों की ओर से, चाहे आप प्रार्थना समझें या मित्रों का जो भी है आप मशवरा समझें, ज्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप दे जरूर। बिल्कुल आप समय न दे पाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक गाना रिकॉर्ड करके छोड़ दिया करें। दरअसल क्या है कि हमारे ग्रुप को ये पक्का रहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, मैं गाना रिकॉर्ड करके छोड़ दूंगा, वही मेरी उपस्थिति मानी जाए। दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ पे अंधों में एक गाने राजा हैं, वो है हमारे अनूप मिश्रा जी। तो वो दरअसल उनकी आवाज थोड़ी सी अच्छी है और वो हमसे ज्यादा अच्छा गा लेते हैं, तो हमें उनको प्रणाम करना पड़ता है। अभी उनको पता नहीं है कि उन कंपटीशन में कौन आने वाला है। तो चलो फिर उनके लिए गाना, और मैं सभी दोस्तों के लिए। हाँ, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। क्या बात है दादा, दोस्तों के लिए इससे बेहतर कुछ गाना हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। दोस्तों के लिए थैंक यू भाई, प्यार, बहुत शुक्रिया। प्यार करो, एक दूसरों को प्यार दो, और मेरा भी बहुत बहुत प्यार सभी दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम यारों के टशन, जिसमें हमारे साथ में थे विनोद जी और सोनू दादा, यानी कि विश्वजीत दादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी और सोनू दादा, आपका इस कार्यक्रम में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद इंद्रजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि वाकई में आपने ऐसा एक मौका दिया कि अपनी दिल की बात और वही पुरानी यादें जो आज हमने इस मंच पे आपके द्वारा बनाए हुए मंच पे हमने साझा की, तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, वैसे ये ग्रुप मेरा अपना नहीं है, क्योंकि इसमें सभी का कुछ ना कुछ रोल है। तो मैं उन दोस्तों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो मेरी बात कम से कम मान तो लेते हैं। किसी ने ना नहीं कहा मेरे, अगर मैंने कोई कारण उनको बताया कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो सबने मेरा उत्साह बढ़ाया। तो मैं उन सबकी दोस्तों की तरफ से भी अपने को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले। तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।